हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और आज पढ़ना है हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको टेंस पहचानना चाहिए कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में लिखा है। टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है। टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है और फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आता है। कोई भी कितना भी छोटा चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हम टेंस ही पहचानेंगे कि एक दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में लिखा है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टेंस की पहचान कैसे होती है। तो टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है और फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ही आएगा, चाहे सेंटेंस कितना भी छोटा हो और चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो। तो कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। टेंस पहचान लिए। अब हर टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब होता है, हर टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक, अभी हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या था? विल और शैल। आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, साथ बी लगेगा, या विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी और शैल बी, जिसमें से शैल बी का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होगा, आई और वी के साथ। अब विल बी का प्रयोग आई वी को छोड़ करके बाकी जितने सब्जेक्ट हैं, ही, सी, इट, यू, दे, सबके साथ आपका विल बी लगेगा। ठीक, हर टेंस में मेन वर्ब का अलग अलग फॉर्म लगता है, कहीं फर्स्ट लगेगा, कहीं सेकंड लगेगा, कहीं थर्ड लगेगा, कहीं आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? आईएनजी। तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ, विल बी का प्रयोग आई और वी के छोड़कर बाकी सबके साथ। फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी। ठीक, अब ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है तो जब ट्रांसलेट करते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है। कोई भी टेंस रहता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? या तो विल बी होगा या तो शैल बी होगा। दोनों में से कोई एक ही लिखना है। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल बी लिखना है, आई वी को छोड़ के कोई और है तो विल बी लिखना है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, आईएनजी भी होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? विल बी या शैल बी, इसमें से एक ही लिखना है। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मान लिया हमको ट्रांसलेशन बनाना हो, वह स्कूल जा रही होगी, वह स्कूल जा रही होगी। मान लेते इसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहला काम हमको टेंस पहचानना चाहिए कि ये जो हिंदी सेंटेंस दिया हुआ है ये किस टेंस में लिखा है। टेंस की पहचान याद रखिए, हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है और फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आता है। लास्ट में क्या लिखा है? रही होगी। कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो क्या लिखा है? रही होगी। कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब सेंटेंस देखेंगे कौन सा है। अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन इसमें? वह की इंग्लिश क्या होगा? सी। हो गया। अब सी के साथ क्या लिखेंगे? विल बी। क्या लिखेंगे? विल बी।
इन दोनों में से एक ही लिखना है, तो विल भी लिख दिया तो शैल भी नहीं लिखना है। फिर वर्ब क्या जी, वर्ब कौन है, जाना, जाना की इंग्लिश गो, और गो में जोड़ देते हैं आईएनजी, गोइंग। ठीक, अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, स्कूल। गो के बाद हमेशा टू लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखेंगे, स्कूल, स्कूल। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, वह स्कूल जा रही होगी, सी विल बी गोइंग टू स्कूल। मान लेते हैं सेंटेंस हमारा निगेटिव है, क्या है, निगेटिव, निगेटिव। अगला है कि सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो हम कैसे जानेंगे कि कोई सेंटेंस निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द दिया रहेगा, हिंदी के वाक्य में नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं। ठीक, नहीं की इंग्लिश नॉट होती है, नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट। ठीक, लेकिन नॉट का प्रयोग हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी या शैल बी, तो हम लोग नॉट को इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। लेकिन लिखते समय ध्यान रखना चाहिए, नॉट हमेशा ऐसी जगह लिखा जाता है कि नॉट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ठीक, तो अगर मान लीजिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी का प्रयोग करते हैं और नॉट हम यहां लिख दें, तो नॉट के पहले दो हेल्पिंग वर्ब आ गया, एक दो। ठीक, अगर विल बी के बाद यहां नॉट लिखते हैं तो नॉट के पहले दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और जबकि नॉट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो ऐसी जगह नॉट को लिखेंगे कि नॉट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आए, तो हम लोग विल और बी के बीच में यहां नॉट लिखेंगे, शैल और बी के बीच में यहां नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर सेंटेंस निगेटिव है तो सहायक क्रिया विल बी अगर प्रयोग कर रहे हैं तो विल बी के बीच में नॉट लगाइए, शैल बी का प्रयोग करें तो शैल बी के बीच में नॉट लगाइए। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, इसके बाद विल या शैल, दोनों में से एक ही लिखना है। देखिए, विल के बाद भी नॉट लगेगा, शैल के बाद भी नॉट लगेगा, तो विल या शैल, इसके बाद लिखेंगे नॉट। ठीक, अब बचा क्या, बी, नॉट के बाद बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। हो गया, तो सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखिए, वे हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, वे हॉकी नहीं खेल रहे, इसका ट्रांसलेशन करना, वे हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। अब फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, रहे होंगे। कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो लास्ट में रहे होंगे आया है, तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस। सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। कैसे मालूम निगेटिव है, नहीं वर्ड आया, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है और निगेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करते हैं निगेटिव का। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन, इसमें वे की इंग्लिश दे, जो कार्य करेगा वही सब्जेक्ट होगा। खेलने का काम कौन कर रहा है, वे, इसलिए वे आपका सब्जेक्ट हो गया, वे की इंग्लिश दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, विल, क्या लगेगा, विल। तो विल और शैल में से एक ही लिखना है, इसके बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब का एनजी, वर्ब कौन है, खेलना, खेलना के अंग्रेजी प्ले, आईएनजी जोड़ दीजिए, प्लेइंग, तो हो जाएगा दे विल नॉट बी प्लेइंग। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, हॉकी, HOCKEY, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब अगला सेंटेंस हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। ठीक, प्रश्न पूछा गया होगा तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द दिया रहेगा और प्रश्नवाचक का चिन्ह, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड एक रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो अगर कोई सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मान लेते हैं कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है और कहां पे लिखा है। सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है और कहां पे लिखा है। तो पहला कंडीशन, मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या दिया है,
कौन सा क्वेश्चन वर्ड है? क्या। और ये क्या सेंटेंस के शुरू में, कहां पर है? शुरू में। ठीक है, तो याद रखिए, अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आएगा तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। इसके पीछे की वीडियो में आप देखेंगे, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट अलग से वीडियो बना करके रखा हुआ है। ठीक है, कि क्या की इंग्लिश हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं। जब क्या सेंटेंस के शुरू में आता है तो क्या की इंग्लिश हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं, ये इसी टेंस के प्लेलिस्ट में जाइए, एक वीडियो है, वहां आपको ये मिलेगा आंसर। ठीक है, याद रखिए, तो अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आएगा तो क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। लेकिन हम लोग व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। कब? जब क्या सेंटेंस के शुरू में आएगा तब। हर टेंस में ही नियम है। तो करेंगे क्या, जो टेंस रहेगा उसके हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। तो हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी और शैल बी। तो इसी को उठा के सब्जेक्ट के पहले ले जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो अगर हम विल बी को लेके जाते हैं तो दो, यहां अगर विल बी यहां लिख देते हैं तो सब्जेक्ट के पहले दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और जबकि सब्जेक्ट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि विल को लेके चले जाएंगे सब्जेक्ट के पहले, और बी को वही छोड़ देंगे। और शैल बी का अगर यूज करते हैं तो शैल को उठा के सब्जेक्ट के पहले ले जाएंगे, बी को वही छोड़ देंगे, अब बाकी सब अपने ही जगह पर रहेगा। मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले विल या शैल हो गया यहां। इसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखेंगे? बी। देखिए, विल चला गया सब्जेक्ट के पहले, अब बी वहीं पर रह गया। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, लेकिन व्हाट हम नहीं लिखेंगे। कब? जब क्या हिंदी सेंटेंस के शुरू में स्टार्ट में आएगा तब। ठीक, अब जैसे एग्जांपल देखिए, क्या रीता क्या रीता कमरे में सो रही होगी। मान लेते इसको हमको ट्रांसलेट करना है, क्या रीता कमरे में सो रही होगी। तो सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? टेंस। टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। तो लास्ट में क्या लिखा है? रही होगी। कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो लास्ट में रही होगी आया है, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव है। क्यों इंट्रोगेटिव है? क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। ठीक, अब देखेंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कहां पर लिखा है। सेंटेंस के शुरू में लिखा है कि बीच में? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड देखिए कहां लिखा है? सेंटेंस के शुरू में। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। यहां पर हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या सेंटेंस के शुरू में आया। अगर यही क्या बीच में रहता तब हम लोग व्हाट लिखते। तो कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे? सबसे पहले विल सेल लिखेंगे। विल सेल किसके अनुसार लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? रीता। अब रीता के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? विल। क्या लिखेंगे? विल। तो देखिए ये हो गया, फिर ये सब्जेक्ट हो गया, फिर बी हो गया, आईएनजी। वर्ब कौन है? स्लीप। स्लीप मतलब सोना, आईएनजी स्लीपिंग। फिर ऑब्जेक्ट कमरे में, तो हो जाएगा इन माने में, कमरा, इन द रूम। ठीक, दूसरा मान लेते हैं दूसरा कि कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में दिया है। कहां दिया है? हिंदी सेंटेंस के बीच में। क्वेश्चन वर्ड याद रखिए, सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। तो मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में आ गया। तो हिंदी के सेंटेंस में बीच में आएगा, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कभी बीच में नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी के बीच में आता है, जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो उसको वहां से उठा करके सेंटेंस के शुरू में करेंगे। और सेंटेंस के शुरू में कहां लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब के पहले। मतलब कि हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा और इंग्लिश में चला जाएगा हेल्पिंग वर्ब के पहले। हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कभी बीच में नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे यहां पे, बाकी ये सब यही रहेगा। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, यहां लिख दिए। अब इसके बाद सीएस यही रहेगा, विल या शैल। इसके बाद सब्जेक्ट, ठीक, फिर बी,
फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, एग्जांपल लिखिए, जैसे तुम कल कहाँ जा रहे होगे, तुम कल कहाँ जा रहे होगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले टेंस पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब से, फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, रहे होगे। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, आएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। ठीक, अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव शब्द इसमें कहाँ है, सेंटेंस के शुरू में है कि बीच में है। तो इसमें इंट्रोगेटिव कहाँ लिखा है, बीच में। तो हिंदी में बीच में है, लेकिन इंग्लिश में कहाँ चला जाएगा, शुरू में। यही क्वेश्चन वर्ड है, स्टार्ट में आएगा, क्योंकि हिंदी के वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, लेकिन इंग्लिश में बीच में नहीं आएगा। तो इसको देखो उठा करके हमने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद विल या शैल। विल शैल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है, तुम की इंग्लिश यू के साथ विल लगता है। तो देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बी, फिर वर्ब का आईएनजी। वर्ब कौन है, जाना की इंग्लिश गो, आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग। अब कल की इंग्लिश टुमारो, कल की इंग्लिश टुमारो मीन्स आने वाला कल। एस्टरडे का मतलब भी कल होता है, लेकिन उसका प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। टुमारो मतलब कल, इसका टेंस प्रयोग फ्यूचर में। यह हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अगर इसी सेंटेंस में नहीं जोड़ दिया जाए, तुम कल कहाँ नहीं जा रहे होगे, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। क्या रीता नहीं सो रही होगी, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो से सारा रूल वही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में लिखा है कि बीच में लिखा रहेगा, तो इस रूल से बनाएंगे। स्टार्ट में लिखा रहेगा तो इस रूल से। बस नहीं कि इंग्लिश नॉट सब्जेक्ट के बाद, नहीं कि इंग्लिश नॉट सब्जेक्ट के बाद, मतलब कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा, और सेंटेंस केवल निगेटिव है तब नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। हर टेंस में आपका यही रूल है। अब जैसे क्या रीता कमरे में नहीं सो रही होगी, तो बनाएंगे विल रीता नॉट, यही जोड़ेंगे, नॉट बी स्लीपिंग इन द रूम। तुम कल कहाँ नहीं जा रहे होगे, तो वेयर विल यू नॉट बी गोइंग टुमारो। ठीक, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, ये आपका हमने इस वीडियो में फ्यूचर कंटीन्यूअस पूरा कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।